आज राज ठाकरे एक बड़ी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। शाम 6 बजे से ये रैली शुरू हो जाएगी और माना जा रहा है कि शाम 7:30 बजे वो सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन इसके सियासी मायने कई निकाले जा रहे हैं। इस रैली पर भी विपक्ष ने कई सवाल उठाए हैं। हालांकि विपक्ष की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो व्यक्तिगत रैलियां हैं उनको तो मंजूरी मिल जाती है, लेकिन उसमें अगर कोई भड़काऊ बयान दिया जाता है तो कार्रवाई जरूर होगी सियासी मायनों के लिए। आइए हम बात कर लेते हैं एमएनएस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं संदीप देशपांडे जी। संदीप जी, इस रैली का क्या मतलब है, क्या संदेश देने की कोशिश है और औरंगाबाद से क्यों? देखिए, ऐसा है कि पहली सभा जो उनकी हुई थी वो शिवतीर्थ पे हुई थी, मुंबई में हुई थी, उसके बाद ठाणा में हुई, अभी संभाजी नगर में है। ऐसा कोई स्पेशल उसके कोई मायने नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में हर जगह उनकी सभा होने वाली है और तीसरा पड़ाव संभाजी नगर है। क्योंकि शिवसेना का गढ़ रहा है ये औरंगाबाद, तो ऐसा कुछ है कि आज ललकारा जाएगा यहीं से? देखिए, ऐसा है कि हर एक एरिया किसी ना किसी का गढ़ तो होता ही है, तो मुझे नहीं लगता कि शिवसेना का गढ़ है इसलिए, लेकिन एक स्थान उन्होंने चुना है। और जिस जगह पे ये सभा होने वाली है, 1988 में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की भी सभा वहाँ पे हुई थी, तो उसको एक हिस्टोरिकल संदर्भ भी है। क्योंकि बाला साहब ठाकरे की जो एक छवि है वो हिंदुत्व के चेहरे के रूप में निकलकर सामने आई, तो क्या वैसे ही कुछ राज ठाकरे उन्हीं के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं? ये ऐसा है कि सम्मानीय बाला साहब ठाकरे के जो विचार है, उन्होंने जो एक प्रिंसिपल्स पे पार्टी बढ़ाने का काम किया या लोगों को वो जो विचार दिए, मुझे लगता है वही विचार राज साहब की ओर से लोगों को अपेक्षित है और वो उन्हें मिल रहे हैं। अब मैं विपक्ष के कुछ बयानों की बात कर लेती हूं, क्योंकि संजय राउत ने कहा कि लाउड स्पीकर हटने चाहिए, नहीं हटने चाहिए, ये देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो जो राज ठाकरे हैं वो बीजेपी के लाउड स्पीकर बने हुए हैं। नहीं, मुझे लगता है संजय राउत साहब का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा संगीन है। उनकी एक तो मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ईडी ने उनके ऊपर कार्रवाई की है, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की है। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में वो आर्थर रोड से उनको एक पत्रकार परिषद करनी पड़े। सो ऐसे मानसिक स्थिति में इस तरह के बयान आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई सीरियसली लेता भी है या नहीं। उनके खुद के पार्टी के लोग उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। दूसरी बात है कि भड़काऊ बयान जो आरोप हम पर किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि राज साहब का अगर पूरा स्पीच देखेंगे तो हम ये कह रहे हैं कि कानून का पालन होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जो विविध उच्च न्यायालयों का आदेश है, तो उसका पालन होना चाहिए। तो जो आदमी कहता है कि पालन होना चाहिए कानून का, वो कानून की व्यवस्था को कैसे चैलेंज दे सकता है? जो ये कह रहे हैं कि कानून का पालन ना हो, मुझे लगता है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो ये कह रहे हैं कि कानून का पालन ना हो, वो भड़काऊ बयान दे रहे हैं, वो कानून व्यवस्था को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के साथ जाने की भी बातें कई तरह से सामने आई कि बीएमसी चुनावों के पहले तो गठबंधन तय ही माना जा रहा है। उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि राज ठाकरे का रुख भी बीजेपी के लिए नर्म ही नजर आया, योगी जी की तारीफ कर दी उन्होंने। देखिए, अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए, अगर कोई काम ठीक नहीं है तो उसके ऊपर टीका भी होनी चाहिए, टीका टिप्पणी भी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है राज साहब एक ऐसे व्यक्तिमत्व है जो अगर आप अच्छा काम करोगे तो अच्छे को अच्छा बोलने की दानत भी उनमें है, कि सिर्फ विरोधी पक्ष है इसलिए हम बुराई कहेंगे, ये बात नहीं है। अभी जब 370 कलम रद्द हुआ था तो सबसे पहले मोदी साहब के कॉन्ग्रेचुलेशंस का ट्वीट राज साहब ने किया था। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बात है। लेकिन जहाँ तक बीजेपी और मनसे की युति का सवाल है, ना आज तक उन्होंने हमको कोई प्रस्ताव दिया है, ना हमने उनको प्रस्ताव दिया है। आगे क्या होगा आज बताना मुश्किल है। ये फेक हिंदुत्व की क्यों बातें आ रही कि हिंदुत्व का सिर्फ पाखंड कर रहे हैं? ओवैसी हैं वो तो महाराष्ट्र के, ऐसे संजय राउत ने भी कहा, हालांकि उस पर आपने बयान दिया। लेकिन एक बात और ये कि कल इम्तियाज़ जलील ने भी इफ्तार पार्टी की, उसमें न्योता दिया था, लेकिन राज ठाकरे पहुंचे नहीं। नहीं, ऐसा है, हमने काउंटर न्योता दिया था इम्तियाज़ जलील साहब को। हमने ये कहा था कि जो अवैध लाउड स्पीकर है वो अगर उतारेंगे तो महाराष्ट्र में एक बहुत पॉपुलर डिश है पूरन पोली, वो हम ज़रूर जाके उनको खिलाएंगे। दूसरी बात है शिवसेना की, 2019 से स्यूडो सेक्युलर बने हुए हैं, नियो सेक्युलर शिवसेना। और जब से राज साहब की रैली चालू होगी, उनका जो भाषण है वो चालू होगा, तब शिवसेना को याद आया, अरे ये तो हम तो हिंदू है। और उसके बाद
उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकने की शुरुआत हुई। और इसीलिए इस प्रकार की बयानबाजी आ रही कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम ओरिजिनल हिंदू हैं। मुझे लगता है लेकिन अब कितनी भी कोशिश कर ले, जो बूंद से गई है वो हौद से नहीं आ गई। एमएनएस का भी क्या मुद्दा चेंज हुआ है? पहले मराठी मानुष और अब हिंदुत्व की ही जो राग है वो आलापी जा रही है एमएनएस की तरफ से। क्या मराठी मानुष हिंदू नहीं है? मराठी मानुष भी हिंदू है, तो मुद्दे में कोई फ़र्क नहीं है। देखिए, अगर भूमि पुत्रों के रोज़गार की बात आती है तो हम बिल्कुल हमारे मुद्दे पे कायम हैं। जहाँ तक इन सब चीज़ों की बात है, हम हिंदू भी है और हम मराठी भी है। अच्छा, बस ये आखिरी सवाल रहेगा संदीप जी, आज की रैली के बाद क्या कदम उठाएगी एमएनएस 3 तारीख के बाद, क्योंकि सभी की निगाहें अल्टीमेटम पे ही टिकी हुई हैं? देखिए, जो अल्टीमेटम राज साहब ने दिया है उसके बारे में हम बिल्कुल कायम हैं। और अगर राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो जो हनुमान चालीसा बजाने का आदेश राज साहब ने दिया है उसके ऊपर पूरी तरह से अमल होगा। बहुत शुक्रिया संदीप जी हमारे साथ बात करने के लिए। संदीप देशपांडे को आप सुन रहे थे, एमएनएस के नेता हैं और साथ ही उन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि आज की जो रैली है उसमें जब संबोधन होगा तो कई बयान निकलकर सामने आएंगे। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब राज ठाकरे बयान देंगे तो क्या कहेंगे? क्या महाराष्ट्र में इन बयानों के बाद कोई सियासी घमासान होगा? बहरहाल ये सवाल नहीं, ये पूरे आसार हैं। आपको लगातार हम अपडेट संस्कृति क्रीड़ा मंडल ग्राउंड से भी देते रहेंगे। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि कुछ ही देर बाद यानी कि 10 बजे से वहां पर जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मान के साथ जिया शर्मा, औरंगाबाद, एबीपी न्यूज।